जल्दी हाथ चलाओ शजर। 8 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और आज तो ड्रामे की जबरदस्त एपिसोड आने वाली है। मैंने तो सलाद भी बना ली है, रायता तैयार है और रोटियां भी पक गई हैं। उसने हॉट पॉट का ढक्कन ठीक से बंद किया और हाथ झाड़े पतीले में चम्मच हिलाती शजर ने कलाई से माथे का पसीना पोंछा और तुनक कर बोली, हाँ तो जिस दिन मेरी रोटियों सलाद और रायते की बारी होती है उस दिन मैं तुमसे भी आधे टाइम में फ्री हो जाती हूँ। सब ने निकम्मा भी मुझे मशहूर कर रखा है और मुश्किल से मुश्किल डिशेस भी मेरी बारी पर आ जाती हैं। बिरयानी और कोरमा पिछले हफ्ते याद है किया था, मेरी बारी पर करेले गोश्त और खोए की खीर। मुझे तो लगता है ताई के साथ बैठकर वो खबीस इंसान मेन्यू में मेरी बारी पर ऐसे मुश्किल मुश्किल खाने लिखवाता है। उसने पतीले का ढक्कन खोलकर चावल चेक किए। बस भी करो, अब खालिस्तान घरेलू कामों में मोहत का क्या अमल दखल। फजर ने फ्रिज से मीठे के डोंगे निकाल कर बाहर रखे। मेरे हर काम में हर बात में चाहे वो घरेलू हो प्रोफेशनल हो पर्सनल हो वही घुसता है और उसकी कार फरमाई नजर आती है हर काम बिगड़ने पर। छोड़ो इस शैतान का जिक्र और चलो अब मैं भी फ्री हो गई हूँ। रुमाल से हाथ साफ करती वो एतमेनान से बोली। अम्मा जी के साथ साथ उनकी दोनों बहुओं पोतों पोतियों ने पूरे जोको शौक से 8 बजे वाला ड्रामा तबसरों के साथ देखा। फिर इशा की नमाज के बाद खाना लगा दिया गया था। दस्तरख्वान पर खाना लगाने का काम दोनों बहुओं ने अंजाम दिया, मगर जैसे जैसे जिसने भी बिरयानी या सालन का नवाला मुंह में डाला ना उगलते बनी थी ना निगलते। नमक का इस्तेमाल इतनी बेदर्दी और फरावानी से किया गया था कि लगता था कोई दुश्मनी निकाली गई हो। घर का राशन ज्यादा होता ही है तो किसी गरीब का पेट भर दिया करें, मगर नहीं, आप भी दुनिया भर के निकम्मे और करवे करेले जैसे लोगों को दें खाना पकाने को ताकि वो खाना भी अपनी खसलतों जैसा पकाएं। कड़वे मुंह बनाता मोहत बोला, तुम्हारी हर शरारत नजरअंदाज कर दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इस किस्म की लापरवाहियां करो। बताओ भला, घर के मर्द एक ही वक्त घर का खाना खाते हैं, वो भी ऐसा बदमजा जो ना खाने का ना फेंकने का। कसम ले लें ताई अम्मी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी अच्छा करने की और फजर भी साथ ही थी मेरे। उसने भी चखा था एक बार नमक सबके सामने। ऐसी बेइज्जती पर उसका जी किया कहीं जाकर मुंह छुपा ले। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अपनी सफाई देते हुए फजर भी गड़बड़ा गई। हाँ मैंने नमक चेक किया तो था, उस वक्त ठीक था, मगर हो सकता है तुमने दोबारा डाल दिया हो क्योंकि खाना वाकई जहर बन गया है। शजर खा के देखो। ओहो, बस कर दें इस बहस को और जल्दी से कोई ऑमलेट ही बना के दे दें या आज सिर्फ मीठे पर ही गुजारा करना पड़ेगा। बल्कि लगे हाथों इसको भी चेक कर लें, ये ना हो यहाँ चीनी की फरावानी हो नमक की तरह। ताया बेजारी से बोले तो आयत तेजी से कुर्सी खसका कर उठ खड़ी हुई। बस 5 मिनट इंतजार कर लें आप सब, मैं अभी कुछ फटाफट पका कर ले आती हूँ। शजर रोते हुए उठकर चली गई थी। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ताई अम्मी ने अम्मी जी को देखकर तंजन कहा तो वो होंठ भींच कर रह गई। आयत वाकई 5 मिनट के अंदर अंदर ऑमलेट बनाकर ले आई थी। इस पल अगर कोई उसके खिले खिले चेहरे और तंजिया मुस्कुराहट को देख लेता तो साफ जान लेता कि ये मुस्कुराहट कैसी थी और इसकी वजह क्या थी। बहुत बुरी बात है मोहत, जानते भी हो कि वो कितनी हसास है, कितनी ही शरारतें क्यों ना कर ले। ऐसी बदतमीजी तो कभी नहीं की उसने तुम्हारे साथ जिसका ऐसा बदला लिया तुमने। फजर उसे चाय देने आई थी तो मोहत उसकी बात पर उछल ही पड़ा था। खाना तो आज की बदमज़दगी की नजर ही हो गया था। सो फजर के मुंह सर लपेटे पड़ी थी और बाकी लोग भी यकीनन अपने अपने कमरों में थे जब मोहत ने उसको चाय के लिए कहा था। ना जाने क्यों उसके आंसू उसकी अपनी तबीयत भी बोझल कर गए थे। मैं यानी तुम्हारा ख्याल है ये सब मैंने किया है? हैरत और अफसोस से उसने बेयकीनी से अपनी तरफ इशारा किया। पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगा तो मैंने तुम्हें कह दिया। अगर ऐसा है तो इससे माफी मांगो और फिर ऐसा कभी ना करने का अहद भी। वो संजीदगी से बोली। या मेरे अल्लाह, कैसी बदगुमान मखलूक होती हो तुम औरतें। भाई तुम्हें नहीं पता अपनी सहेली की
हवास बाख्तगी का याद है? अभी परसों उसने भूलकर अपना सेल फ्रिज में रख दिया और इल्जाम मुझ पर धर दिया कि मैंने छुपाया होगा। वो तो शुक्र है वो बेल बजने पर फ्रिज से मिला तो मोहतरमा को याद आया कि दोस्त की कॉल सुनने के लिए फ्रिज तक तो गई थी। कॉलेज जाते वक्त कंगा सर में अटकाए पूरे घर को वक्त में डाला होता है कि 1000 बार कहा है मेरा कंगा कोई ना उठाया करे, और तो और कितनी बार तुम उसे गेट से वापस लाई कि वो घर की चप्पल ही पहनकर कॉलेज जा रही होती है। ऐसी ही हवास बाख्तगी में नमक का डिब्बा उठा के उलट दिया गया होगा खाने में भी। कहते तो तुम ठीक हो, मगर ऐसे हर बेवकूफी पर वो हमसे भी ज्यादा एंजॉय करती है। आज जिंदगी में पहली बार वो रोई है। अब्बा और ताया भी तो घर पर थे ना। पिछली बार खाने पर उसकी पकाई गई खीर अजीब से जायके वाली थी। चलो वो तो मान लिया मीठा उसने पहली बार पकाया था, मगर ये खाने तो अम्मा जी ने हमें स्कूल के जमाने से सिखा दिए थे। इनमें ऐसी गड़बड़ से कोई वाकई लगता है या तो नींद में बंदे से गलती हो गई है या किसी ने दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुम्हारे लहजे से भी सच लग रहा है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा फिर मैं चलती हूँ, इस नाराज हसीना को देखूं। हम दोनों का आज इकट्ठे एक नॉवल की स्टडी का इरादा था। कॉलेज से इशू करा के ले आए थे, बड़ी मुश्किल से 2 दिन के लिए मिला है। हमारी फेवरेट राइटर का है, मगर अब तो ये मामला खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। चाय का खाली कप उठाती वो उठ खड़ी हुई। क्या बात है भाई, हमें तो चाय का पूछा नहीं किसी ने, और यहाँ किसी को तो पिला भी दी गई। अजीब से अंदाज में कहती आयत अंदर आई और फजर को चाय का खाली कप लिए देखा तो तंज से बोली। उसके हाथ में मोहत के लिए दूध का गिलास था। अब इसका क्या करूं? उसने मोहत से पूछा। मैंने कहा था यार अम्मा जी को चाय बनवा कर भेज दें किसी के हाथ, और ये दूध वापस ले जाओ, मैं नहीं पी रहा, मोहत ने बेजारी से कहा। तो आयत पैर पटक कर दोनों को अजीब नजरों से देखती चली गई। इसे क्या हुआ? कुछ दिन से अजीब सा रवैया है इसका, जला कटा सा तंज लिए हुए। फजर हैरत से बोली। ड्रामा है ये भी पूरे का पूरा, वो भी फ्लॉप। तुमने नोटिस अब किया होगा, मुझे तो कब का पता है। वो कहते हुए रुका। उसका मूड कैसा है मुझे मैसेज कर देना। उसके आहिस्ता से कहने पर फजर मुस्कुराकर वहां से चल दी, मगर दरवाजे के पास रुकी। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि उसे तुमने ही फंसाया है आज। दरवाजे से झांक कर वो शरारत से बोली। पिटोगी अब मुझसे? वो मसनूई खुफगी से बोला तो डरने की एक्टिंग करते हुए भाग गई। तकिया सीधा करता वो मुस्कुरा दिया था। पसीने में शराबूर वो किचन में रोटी पका रही थी। उसका खावंद और देवर घर से बाहर थे। सास के लिए रोटी पकाते हुए उसे चक्कर सा आया था। उसने घबरा कर सलक को थामा। अनायत बीबी उसी पल किचन में दाखिल हुई थी। अल्लाह के कलाम को रद्द करने वालों को सुकून नहीं मिलता तुम्हारी तरह, उन्होंने तंजन कहा। अल्लाह के वास्ते अम्मा, जिस बात को जानती ना हो उस पर आंखें बंद करके यकीन भी मत करो। जितनी भी औकात और इस्तात है मेरी कलामे पाक की तलावत करके खुद पर दम कर लेती हूँ। बाकी रही बात आपके तवीज़ों की, तो उन पर जब मुझे यकीन नहीं है तो मुझे मजबूर भी मत किया करें। वो सर थाम कर बोली। तोबा तोबा तोबा, अम्मा जहाँ ठीक कहती हैं, बड़ा सख्त अमल कराया है किसी ने तुम पर। बात सुन लो बीबी, तुम मेरी, ये मेरा घर है और यहाँ रहना है तो मेरे तौर तरीकों के मुताबिक चलना होगा, वरना चोटी से पकड़कर निकाल बाहर करूंगी। आज से मैं खुद तुम्हें तवीज अपने हाथों से पिलाऊंगी, और बाजू वाला उतारा तो फिर मुझे कसूरवार मत कहना। बेटे को भड़काती है। पहली 2 बार बर वक्त इन बेटियों का बंदोबस्त कर लिया था मैंने डॉक्टरनी के साथ मिलकर, मगर इस बार उसने साफ मना कर दिया है कि बीबी मेरे पास मत आना। इस बार ये लड़की बहुत कमजोर है, मर मरा गई तो तुम्हारी तो जान छूट जाएगी, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। इस बार भी अंदाज और लक्षण फिर मुझे बेटी वाले लग रहे हैं तुम्हारे। आखिरी बार बता रही हूँ कि बेटी हमारे घर को रास नहीं है। जानती हो ना, जब से कलमोही नाज हमें जिंदा दरगोर करके गई है, जमील को तो बेटी के नाम से ही नफरत हो गई है। और तू है कि हर बार बेटी का तोहफा देकर हमारा जी जलाती है। अकल को हाथ मार, भला कहती हूँ लेकिन कहती तुम्हारे भले को ही हूँ। सोच जरा, गुस्से में आकर 3 लफ्ज तेरे मुंह पर दे मारे जमील ने तो क्या करेगी? तू कहाँ जाएगी? अरे कम अकल औरत के कदम घर में मजबूत बेटे करते हैं बेटे। बेटी तो औरत की कमजोरी बनकर आती है और मर्द के लिए शर्मिंदगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जा।
अब वो उसे अपने पास बिठाए नरम गरम से अल्फाज में समझा रही थी। आपने कुछ नहीं पढ़ा अम्मा, तालीम ने आपको शऊर नहीं दिया, मुझे दिया है। औलाद से लेकर जिंदगी, मौत और बीमारी से लेकर रिज़्क तक के हर फैसले इस कादरे मुतलिक का हुक्म चलता है, सो चलता है। गैर महसूस तरीके से वो खुद भी शिर्क जैसे गुनाह के मुर्तकब हो रहे होते हैं और हमें भी इस राह पर चलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी बेटियों का लालच देकर तो कभी रिज़्क की फरावानी का झांसा देकर, कहीं सास को बहू के खिलाफ करके तो कहीं बहू को सास के खिलाफ भड़का कर। अम्मा, ला इल्म शख्स पर तो इतना गुनाह ना हो शायद, मगर जिस शख्स को हर सवाब और गुनाह की राह साफ बता दी गई है उसके लिए बहुत पकड़ है। वो अनायत बीबी के तीखे होते जनून से बेखबर बोल रही थी। अच्छा एक बात बताएं, कभी आपने सोचा कि अम्मा जहां के तवीज़ों में इतना असर होता कि वो कोख में तख्लीक होने वाली जिन्स का राज जानने और उसे तब्दील करने पर कादर होते, तो उनका घर क्यों लड़कियों से भरा होता? 5-6 पोतियां हैं उनकी और लड़के सिर्फ 2 क्यों हैं? सारे के सारे लड़के क्यों नहीं पैदा हुए उनके घर? उसकी बात में वजन था, मगर दलील भी वहां काम आती है जहां अकल पर जहालत और गुमराही के पर्दे ना पड़े हों। तोबा तोबा, अब तुम उस नेक और अल्लाह वाली का मुकाबला करोगी? पढ़ी लिखी हो तो इतना तो जानती होगी कि अल्लाह आजमाता भी अपने नेक बंदों को है। वो तो न कर उठ खड़ी हुई। अच्छा ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी जैसा आप कहेंगे, मगर आप वादा करें आप इस दफा ना तो मेरा अल्ट्रासाउंड करवाएंगी ना ही कुछ ऐसा वैसा। अल्लाह के लिए अम्मा, अल्लाह को मानती हो तो इस पर भरोसा भी रखो। बेटी को रहमत भी कहा गया है और उसकी अच्छी तालीम और तरबियत पर सवाब का वादा। हर बेटी नाज नहीं होती। मैं थक गई हूँ ये गुनाह करते करते। वो अम्मा अनायत का हाथ थाम कर रो दी। देखो नाइमा, मुझे पता है तुम मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, ना ही मेरी बातें तुम्हें पसंद हैं, पर मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। जो कहती हूँ, नाज को गए 6 वर्ष बीत गए, मगर जमील को वो आज ही नजर आ जाए तो वही उसका गला दबा दे। बेटी से बहुत नफरत करता है वो शादी ही नहीं करना चाहता था। चल अच्छा, तू जी छोटा मत कर, एक बार चेकअप करा लेंगे। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। बस मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जा, और हफ्ते में एक बार अम्मा जहाँ के यहाँ जाना होगा दम कराने। यकीन कर, जैसे किसी किसी डॉक्टर के हाथ में अल्लाह शफा देता है ना, इसी तरह अम्मा जहाँ भी लोगों की मसीहा है, रूहानी बीमारियों की, रूह के मसाइल की शफा है। उसके हाथ में पहली बार तेरे अब्बा की मौत की वजह से तुझ पर रूहानी अमल पूरा नहीं हो सका, और इससे अगली बार जमील की दुकान में आग लगी तो हम इसी में उलझ कर रह गए। अब की बार मैंने सोच लिया है कि मैं कोई कोताही नहीं करूंगी। नाइमा ने थक कर सर हिला दिया था, मगर दिल में वो अपनी सास की बातों से जरा बराबर भी मुत्तफिक नहीं हुई थी। उनके घर का माहौल उसके मेके के माहौल से कतई मेल ना खाता था। कहाँ तो सईद अहमद खान के घर का कदरे रोशन ख्याल, पढ़ा लिखा, अदबो आदाब वाला माहौल, और कहाँ सज्जाद तरमजी के घर का सख्त और घुटा हुआ माहौल। मगर किस्मत ने मेल मिलाना था, सो दोनों दोस्तों ने ऑफिस में मशवरा करके बच्चों का रिश्ता तय किया और बाद में घर वालों को बताया। इन वक्तों में रिश्ते नाते ऐसे ही घर या खानदान के बड़े ही तय करते थे। सो सईद अहमद खान की दुख्तर सईदा ब्याह कर सज्जाद तरमजी की बहू बनकर आई। कॉलेज से फारिगुल तहसील सईदा को इस घर में बसने और दिल लगाने में एक अरसा लगा था कि मेके में जिन बातों और आदात पर शाबाश मिलती थी, ससुराल में वो ऐब जानी जाती थी। इन्हीं में से एक लड़कियों की तालीम थी, मगर वो भी डिग्री और रोजगार का एक जरिया ही थी। बाकी आदातों, इतवार, असूल और ज़वाबत उनकी घुटी में ही वही थे जो वालिदा ने पिलाए थे। सईदा हर बार सोच कर रह जाती कि आखिर अब्बा ने देखा भी तो क्या हो देखा होगा। इस घर में बेटी देने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वो भी इस रंग में रंगती चली गई। फिर शाइस्ता ने जन्म लिया और दादी की जेरे तरबियत पलने लगी। 2 साल बाद मरियम भी उनकी जिंदगी की रौनक बढ़ाने चली आई। सईदा को क्लिक होता जब दूसरी बच्चियों को स्कूल जाते देखती। खुद उनको अपना स्कूल जाने का जमाना याद आता तो दिल मसबस का रह जाती। फिर सज्जाद तरमजी ने मरने से पहले ऐसी दोस्ती निभाई कि दुनिया हैरान रह गई। सईदा की गोद से 5 साला मरियम को उठाकर सईद अहमद खान का 6 साल पहले का लिया गया कर्ज सूद समेत लौटा दिया, जो उन्होंने सईदा की सूरत इस घर को दिया था। सईदा अहमद खान की भी उन्हीं की तरह 2 ही औलादें थी, एक सईदा, एक मुराद। मुराद के यहाँ तसलसल से होने वाले बच्चों में
कोई एक भी जानवर ना हो पाया था। बीवी जहनी मरीजा बन गई जब डॉक्टर ने आइंदा माँ ना बनने सकने की नवीद सुनाई कि अगर उनके बच्चे होंगे तो या तो मुर्दा पैदा होंगे या कुछ दिन बाद वो जिंदगी की बाजी हार जाएंगे। लाखों में एक औरत इस बीमारी का शिकार होती थी और वो बदकिस्मत भी इन्हीं में से एक थी। सईद अहमद खान की सगी भतीजी थी। दूसरा, उसके दुख ने उनको मरीज बना दिया था। सो बेटे की दूसरी शादी का भी ख्याल ना आए और ना ही मुराद इस अमर पर राजी था। सजाद तरमजी की दोस्ती ने जोश खाया और पोती को दोस्त को दे दिया। बेटे मरियम शाइस्ता के वालिद ने हल्का सा एतराज किया, मगर इस जमाने में वालिदैन का कहा हरफे आखिर समझा जाता था। ना जाने क्यों सईदा सजाद तरमजी के इस फैसले से अंदर ही अंदर खूब मुतमिन हुई थी कि मुस्तकबिल में औलाद की दूरी बर्दाश्त करनी पड़नी थी। बदले में उसको एक अच्छा और मुतवाज़न माहौल और तालीम जैसी दौलत और शाऊर और फहम जैसा नजराना उनके मेके से मिलने वाला था और उनको ये सूद हरगिज महंगा ना लगा था। घर की सारी लड़कियां ही अलर्ट थी। सुल्ताना बेगम हदायत पर हदायत किए जा रही थी। मुख्तलिफ चूल्हों पर कई तरह के पकवान तैयार किए जा रहे थे। अम्मा जहां का लाडला नवासा आज पूरे एक माह बाद घर आया था। वो पहले पढ़ाई और फिर कारोबार की वजह से बाहर ही रहा था। दुनिया में अम्मा जहां के फैसले को तब्दील कराने की, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक लाने की सलाहियत अगर कोई रखता था तो वो अब्दुल हनान ही था। वो उनकी इकलौती बेटी की इकलौती औलाद था। माँ बाप उसके बचपन में ही एक सड़क हादसे में वफात पा चुके थे। अम्मा जहां ने ही माँ और बाप से बढ़कर रोल अदा किया था। उसकी जिंदगी में अम्मा जहां अगर इस पर जान निशावर करती थी तो अब्दुल हनान भी उनकी मोहब्बत में किसी भी हद तक गुजर सकता था। हाँ तो अब बताओ हमारी जान, हमारा प्यारा बेटा कैसा है? जल्दी जल्दी चक्कर लगाया करो अब्दुल हनान, आंखें तरस जाती हैं तुम्हें देखने को। रिज़्क तो हर इंसान को उसके हिस्से का मिलना ही है। क्या यहाँ क्या वहाँ, इतनी दूर जाकर कारोबार करने की क्या तुक बनती थी? भला उम्र भर हमसे दूर रहे, तालीम मुकम्मल हुई तो हमने सुख का सांस लिया। चलो अब हमारा बच्चा हमारी आंखों के सामने रहेगा। मगर ये नहीं पता था कि अगला रख्ते सफर बांध के आया है। वो अपनी मरीद खवातीन से अब फारिग हुई थी, सो उनकी अब्दुल हनान से तफसीली मुलाकात अब हो रही थी। वो हंसता हुआ उठा और उनके कदमों में बैठकर हमेशा की तरह उनकी गोद में सर रख दिया। लगता है इस बार कुछ ज्यादा ही उदास हो गई थी आप मुझे। मुझे भी कुछ दिनों से बहुत याद आ रही थी आपकी। सो भागा चला आया। अब तो साइंसी इजादात ने सफर हो या फासले सब कुछ आसान और कम कर दिया है। आपने रात कॉल की और देखिए महज 8 घंटों के बाद मैं आपके सामने हूँ। बूढ़ी हो गई हूँ तो वहमी भी हो गई हूँ। बाकी तो सब शाम ढले लौट आते हैं, दिल तुम्हारी तरफ से ही अटका रहता है कि हाय मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, आराम का वक्त भी मिलता होगा या नहीं। इन बातों का ख्याल तो माएँ ही रखती हैं ना बच्चे। जानती नहीं हूँ तुम्हारी तबीयत को, सबसे आखिर पे अपना सोचते हो। धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां चलाती वो नरमी से बोल रही थी। घर की लड़कियां उनके जिस नरम लहजे और अंदाज के लिए हमेशा तरसती रही थी वो सिर्फ उसके लिए मखसूस था। बूढ़े हों आपके दुश्मन, अभी तो आपने मेरे बच्चों के बच्चे भी खिलाने हैं। डियर अम्मा जान, वो लाड से बोला। अपना वादा याद है ना अब्दुल हनान? अचानक उन्होंने कहा। याद है अम्मा जान, अब्दुल हनान आपके हाथों में पला भरा है तो आपसे बेहतर कौन ये जान सकता है कि वो अपनी जुबान और वादे का कितना पक्का है। उसने उनकी गोद से सर उठाकर संजीदगी से कहा, मुझे लगता है कि इस वादे के ऐफा होने का वक्त आ गया है। मेरे सीने में लगी इस आग को सिर्फ तुम ही अपने अमल से ठंडा कर सकते हो, जिसने बरसों से इस दिल में हशर मचा रखा है। वो आजुर्दा हुई। आप हुक्म तो करें अब्दुल हनान, आपके लिए जान भी देने को तैयार है। वो जज्बाती हुआ। नहीं, तुम्हें तो मेरी भी उम्र लग जाए, बस तुम तैयार हो अपने वादे को पूरा करने के लिए। उन्होंने किसी ख्याल में खोकर कहा, जी मैं तैयार हूँ अम्मा, हर वक्त हर लम्हा सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। उसके फौरन कहने पर उन्होंने उसकी रोशन पेशानी चूम ली। और मुझे आपको कुछ बताना भी है, ये कहते हुए एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर सज गई थी। हाँ बोलो। मुझे
वो एक लम्हे को रुका। मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, जैसे ही उसका नाम पता मिला आपको ला दूंगा। आगे उसे अपने अब्दुल हनान की जिंदगी में शामिल करना आपका काम है। अपनी बात का खुद ही लुत्फ उठाते हुए वो इतना मगन था कि अम्मा जहां के चेहरे के फीके पड़ते रंगों पर उसकी नजर ही नहीं पड़ सकी थी। आज अनायत बीबी की तबीयत कुछ खराब थी, तब ही वो उसे लेने नहीं आ सकी। अम्मा करीमा ने अपने घर में काम करने वाली लड़की को भेजा था कि मुंतहा को घर छोड़ आए। नुसरत खाला की गली आते ही उसने पाउच में से बच्ची को 20 रुपए का नोट निकाल कर दिया कि वापस जाए और जाकर अम्मा करीमा को कह दे कि वो उसे घर तक छोड़ आई है। बच्ची 20 का नोट लेकर खुश होकर वापस चली गई। उसने कुन आंखियों से खाली गली को देखा और खाला नुसरत का बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। ओ मेरे मालिक, बेशक तू दिलों के राज बेहतर जानने वाला और सच्चे दिल से निकली गई दुआओं को कबूल करने वाला है। मैं कब से तुम्हारी राह तक रहा हूँ। किचन से निकलता अब्दुल मोइद उसे देखकर बेइंतहा खुश हुआ और आसमान की तरफ मुंह करके शुक्र अदा किया। किधर गुम थी तुम? इतने हफ्तों से तुम्हारी गली के 20 चक्कर लगा लिए। कहीं से कोई झलक नजर आ जाए तो बात कर लूं, मगर एक बार नजर भी आए तो एक अदद थानेदार टाइप खातून के साथ। दूसरी बार तो तुम्हारे उस खूनख्वार शक्ल वाले अजमल भाई ने अपनी सुरख सुरख आंखों से ऐसे घूरा मुझे कि आंखों से ही कत्ल करने का इरादा रखते हो। गोया फोन या सेल को तुम्हारा घराना गालिबन कोई अफरियत समझता है। बंदा अब राब्ता भी करे तो कैसे करे। वो दोनों साथ साथ चलते हुए बरामदे तक आ गए थे। अब बता भी चुको कि क्यों इतनी शद्दोमत से मेरी तलाश जारी थी। और खाला कहाँ है? नजर नहीं आ रही। उसने वही बरामदे में रखी हुई कुर्सियों में से एक पर बैठते हुए पूछा। मोहल्ले में एक खातून की अयादत को गई हैं, अभी आ जाएंगी। और तुम ये बताओ कि क्या पियोगी, ठंडा या चाय? मैं ले आऊं, फिर आराम से बातें करते हैं। अगर जो अम्मा जहां को पता चल गया कि उनकी पोती इस वक्त एक नामहरम के साथ अकेले घर में मौजूद है तो चौक पर फांसी पर लटका दे हम दोनों को। वो खुद ही अपनी बात से महफूज होते हुए हंसी। मेरी जॉब हो गई है। उसने शरबत का गिलास लाकर उसके हाथ में पकड़ाया और खुद उसके सामने बैठ गया। अरे इतनी खुशी की खबर ऐसे सूखे मुंह सुना रहे हो? उसने गिलास वापस मेज पर रखा और चहकी। हाँ तो तुम दस्तयाब भी तो हो। जहाँ कहोगी खिला देंगे। असल में जहाँ मेरी जॉब हुई है उनकी नई ब्रांच दुबई में है, तो वो मुझे वहाँ भेजना चाह रहे हैं। अम्मा नहीं मान रही। वो कहती हैं छोटी मोटी मिले यही अपने मुल्क में मिले। अब तुमने अपनी खाला को मनाने में मेरा साथ देना है, तो फिर से दुबई जाने के लिए। कहती तो खाला भी ठीक है, वो अकेली कैसे रह पाएंगी तुम्हारे बगैर? क्यों, तुम होगी ना यहाँ मेरी कमी पूरी करने के लिए। उसके बेसाख्ता कहने पर मुंतहा ने एक नजर अब्दुल मीत के चेहरे की तरफ देखा और न जाने उसे क्या हुआ कि वो हाथों में मुंह छुपा कर रो दी। अरे क्या हुआ मुंतहा, क्या हुआ भाई? अभी अम्मी या कोई आ गया तो क्यों मुझ गरीब पर जुल्म ढाने पर तुली हो? वो बौखलाया। मुझे ले ही आओ अब्दुल मोइद, किसी तरह इस कैद खाने से छुड़ा ले जाओ। दम घुटता है अब मेरा, वहां जहां ना मर्जी अपनी ना सांसें और जिंदगी। आंसू पूंछते हुए वह जरा संभल गई थी। तुम तो बहुत बहादुर हो मुंतहा। मैं तो अभी और इसी वक्त तैयार हूँ अम्मी को तुम्हारे यहाँ भेजने के लिए। कोई आस कोई उम्मीद भी तो हो। तुम खाला को भेज दो, मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगी। क्योंकि मैंने ताई अम्मा से उनको बात करते हुए सुना, वो किसी रिश्ते की मेरे हवाले से बात कर रही हैं। अजमल भाई का कोई कारोबारी शरीक है, इन्हीं के जैसा होगा यकीनन। मुझे एक जहन्नुम से निकलकर दूसरे में नहीं जाना। खाला का पैगाम आया हुआ होगा तो मुझे अपना मुकदमा लड़ने में आसानी होगी। अम्मी आती हैं तो मैं बात करता हूँ। तुम ऐसा करो। वो जेब टटोल कर इसमें से मोबाइल निकालता हुआ बोला, ये रख लो अपने पास। मैं राब्ते में रहूंगा तुमसे। दुबई जाने से पहले मैं निकाह करके जाना चाहता हूँ। जो भी सूरत हाल हो मुझे बताती रहना और फिक्र मत करना, मैं और अम्मी तुम्हारे साथ हैं। लेकिन उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ नहीं। ना तो हमारी ख्वाहिश गलत है ना ही मकसद, इसलिए इसको इस वक्त की जरूरत समझ कर रख लो। ये देखो ये बटन, उसने हतमी अंदाज में कहा और उसको मोबाइल का इस्तेमाल सिखाने लगा। थोड़े से तजबजब के बाद मुंतहा भी पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। अम्मा जी प्लीज
कुछ करे ना, हम सब मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे। फिर सगी बहनें हैं अम्मा जहाँ आपकी, और अब तो उनके रवैये भी अच्छी खासी नरमी देखी है हमने। बात तो करें, हो सकता है मान जाएं। अम्मी भी कार्ड देंगी मामू की शादी का, और बुलावा भी आप कहेंगी तो जरूर जाने देंगी वो हमारे साथ आमना वगैरह को। जब से फजर के मामू की शादी का शोर उठा था, वो अम्मा जी के सार हो गई कि उनकी दोस्तों को भी शादी में जरूर चलना चाहिए। जिद मत पकड़ लिया करो फजर, एक ही बात की आपा की आदत का पता है तुम्हें, उनके माहौल का भी, इसलिए ना तो उनको मुश्किल में डालो और ना मुझे। तुम्हारी अम्मा जब बुलावा और कार्ड दे आएगी और शादी का, तो मैं ऐसे सरसरी सा कह दूंगी कि बच्चियां भी साथ चली चले हमारे, बाकी उनकी मर्जी, देखो क्या जवाब देती हैं। ये बताओ शजर कहाँ है? आज सारा दिन मुझे नजर ही नहीं आई। उन्होंने जुमला हाजरीन पर नजर डाली कि सफिया ताई और सिद्रा चची वहीं पर बैठी सब्जी बना रही थी। अम्मी जी दुपट्टे पर सुई से कोई लेस लगाने में मगन थी जब फजर ने आकर अपना मुद्दा बयान किया था, जबकि अयान अभी अभी लाउंज में दाखिल हुआ था। वो आते ही सोफे पर नीम दराज होकर अखबार मुंह पर रख लिया जो मेज पर पड़ा हुआ था। उसका कल पहला पेपर है अम्मा जी, और ये तो आपको पता है कि सारा साल चाहे किताब खोल कर ना देखे, इम्तिहानों में किताबों से दोस्ती करती है तो पूरी निभाती भी है। मुझे भी सिखाएं ये मोती कैसे लगा रही हैं आप? उसने इश्तियाक से महारत से एक एक टांके के साथ एक एक मोती लगाते अम्मा बी को कहा, जिनकी नजर इस उम्र में भी कमाल की थी। सिर्फ ये क्यों, सारे टांके सिखाऊंगी। इम्तिहानों के बाद तुम नकमियों को भी। अभी उठ के भाई को चाय पानी पूछ लो, थक कर आया है। नहीं अम्मा जी, बहुत थक गया हूँ, आज अभी सिर्फ थोड़ा सा आराम करना चाह रहा हूँ। वो किस्लमंदी से उठा और बाहर निकल गया। फजर उससे पहले ही वहां से जा चुकी थी। अच्छा सुनो, तुम दोनों ही इस वक्त यहाँ मौजूद हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत दिनों से तुम लोगों से बच्चों के हवाले से बात करना चाह रही थी। दुपट्टा और सुई धागा रखकर वो दोनों बहुओं से मुखातिब हुई, जो उनसे थोड़ी दूर हटकर सब्जी बनाते हुए खानदानी मामलात को लिए बैठी थी। इन दादी पोती से बेनियाज जानती थी कि इनकी औलादें अपनी माओं से ज्यादा अपनी दादी के करीब थी। हर लाड जिद और फरमाइश इन्हीं से करती और मनवाती थी। चाहे वो लड़कियां थी, वो सब्जी की टोकरी मेज पर रखती उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। अयान बाप और चचा के साथ ऑफिस जाने लगा था। मोहत को बाप के बिजनेस से लगाव नहीं, वो जॉब ढूंढ रहा था। जब तक वो अपने मकसद में कामयाब होता है, बच्चियां अभी इम्तिहान से फारिग हो जाएंगी, शीजा की पढ़ाई मुकम्मल होगी, देख लेंगे। फजर और शजर का अभी कर देते हैं। घर के रिश्ते घर में ही निबट जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या होगी? क्या कहती हो फिर तुम? आज आपने अपनी दोनों पोतियों के नाम लिए अम्मा जी, आयत को भूल गई? हालांकि जब वो इस घर में आई थी तो आपने यही कहा था ये मेरी तीसरी पोती है, और उसके सर पर हाथ भी रखा था। मगर आज आपने साबित कर दिया कि आपने वो बात जुबान से तो कही थी मगर दिल से इसको माना नहीं था। वरना अगर ऐसा समझती तो पोतियों के साथ उसका नाम भी लेती। ताई जी ने नरूठेपन से कहा तो अम्मा जी बहू की इस कदर बदगुमानी पर परेशान हो गई। तुम गलत समझी हो सफिया, वो बच्ची तुम्हारी भांजी है, मगर अल्लाह गवाह है मैंने उसे घर की बच्चियों के बराबर ही समझा है और दिल में जगह दी है। मगर यहाँ बात बच्चियों के हकूक और बराबरी की नहीं हो रही, बात रिश्तों की हो रही है, और मुझे यही मुनासिब लगा तो तुम दोनों से मशवरा कर लिया। वो रसान से बोली, लेकिन अम्मा जी, मैं जब इस यतीम बच्ची को इस घर में लाई थी तो अपनी मरहूम बहन से वादा किया था कि उसे जमाने में रुलने नहीं छोड़ूंगी, बल्कि वक्त आने पर उसे बेटी से बहू बनाऊंगी। आयत ही मेरी बहू बनेगी, और अगर ऐसी बात ना होती तब भी मैंने इस लड़की को हरगिज बहू नहीं बनाना था, जिसका अब ये हाल है कि हर काम मेरी और मेरे बेटे की मर्जी के उलट करती है। हमें तंग करने के नित नए बहाने सोचती है और करती वही है जो इसका दिल चाहता है। उसे बहू बनाकर मैंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी, तेजी से कहकर उन्होंने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया, जैसे मजीद इस मौजू पर बात करने का इरादा ना रखती हूँ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। और तुम बहू? अब के रूहे सुखन सिद्रा की तरफ हुआ। जी अम्मा जी, आप जैसे कहेंगी वैसे ही होगा। बस वो मुझे एक बात कहनी थी। वो थोड़ा सा हिचकिचाई। हाँ कहो। तुम लोग जानती हो कि मैं घर की बड़ी जरूर हूँ, मगर कभी भी किसी भी मामले में जोर जबरदस्ती नहीं की तुम लोगों पर। कहो जो कुछ कहना है। बस यही कहना था कि हमारा और आपका
दौर और था, बस बच्चों की मर्जी के मुताबिक फैसले हों तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जिंदगी उन्होंने गुजारनी है, बाकी जैसे आपको मुनासिब लगे। अम्मा जी ने गहरी सांस ली, तो वो न जाने क्या समझी थी। बड़ी के बाद छोटी बहू क्या कहने वाली है, वो अब कुछ मुत्तमिन हुई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो लड़का लड़की का शरई हक है कि शादी जैसे अहम फैसले के लिए उनसे उनकी मर्जी पूछी जाए। और तुम बहू, उन्होंने मुस्कुराकर सिदरा से कहा और सफिया ताई से मुखातिब हुई। रिश्ते नाते किस्मत और नसीब के लिखे से ही तय होते हैं, इसलिए इस बात को छोड़कर इस बच्ची शजर के लिए भी वैसे ही जज्बात रखो जैसे अपनी बच्ची और भांजी के लिए। इस उम्र में सब बच्चियां ऐसे ही लाउबाली और लापरवाह होती हैं, और कुछ भी तुमसे जिद और नफरत में नहीं करती, इस बात को जहन से निकाल दो। वो फीका सा मुस्कुरा कर बोली। सफिया थोड़ा सा शर्मिंदा हुई। फितरी तौर पर वो ऐसी नहीं थी कि किसी फर्द के लिए दिल में बैर रखती। ये काम तो आयत करती थी और बखूबी करती थी। जब से उसने अपने दिल में मोहब्बत के लिए कुछ खास महसूस किया और मोहब्बत और शजर के बीच की लड़ाइयों में कुछ अनहोना, कुछ अपनापन, कुछ खट्टा मीठा जांचा था, उसने अपना खूंटा मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी थी कि एक साथ एक घर में रहने के बावजूद मोहब्बत ने कभी इससे जरूरत के सिवा कोई बात ना की थी। ना सिर्फ उससे, बल्कि शजर और युशरा से भी एक रस्मी सा रवैया रवा रखा था। हाँ, शजर को देखने पर जो एक चमक उसकी आंखों और मुसरत उसके चेहरे पर बिखरती थी, वो सिर्फ आयत को ही नजर आई थी। और कुछ अरसे से वो भी इसी राह की मुसाफिर बन चली थी, वरना कुछ दिन पहले तो इन दोनों की नोक झोंक को वो भी वैसे ही आम सा लेती थी जैसे बाकी सब घर वाले लेते थे। दिन में कई बार वो लड़कियों के कमरे में ऐसे अचानक आकर छापा मारती कि पता भी ना चलने देती, और इस सब को वो सब अगर महसूस कर रही थी फिर भी इजहार कभी नहीं किया था। मगर मुंतहा को उनकी ये खुफिया तौर पर अचानक आ जाने वाली आदत सख्त बुरी लगती थी। और तो और मुंतहा ने कई बार ये बात भी नोट की थी कि उनमें से कोई कमरे से बाहर आता है तो वो दरवाजे के बाहर ही खड़ी मिलती और ऐसे बावर कराती जैसे या तो वो वहां से गुजर रही थी या अभी अभी वहां आई हो। मुंतहा बेड पर उल्टी लेटी हुई दोनों पांव ऊपर किए हुए झुला रही थी। हाथों में रिसाला था। आमना और वरिशा तो ताई सुल्ताना के साथ किचन में थी, जबकि मोमना वहीं बैठी एक शर्ट की कटाई कर रही थी। शाबाश, जिसको इस काम के लिए भेजा था वो तो पहले से ज्यादा बदतहजीब हो गई है। मुंतहा के हाथ से रिसाला छूटकर चारपाई के नीचे जा पड़ा था। मोमना घर भरा कर खड़ी हुई। मुंतहा ने भी मुंडलियों से शलवार बराबर की और हाथों से कमीज की शिकने निकाली और उठकर बैठ गई। दिल में शुक्र अदा किया कि उनकी उकाबी नजरों से रिसाला महफूज रहा था, क्योंकि आते ही उनकी पहली निगाह मोमना पर पड़ी थी और वो मोमना के पीछे लेटी थी। मैंने तो पहले ही कहा था मत वेस्ट करें, मेरा इन फजूल कामों में दिल नहीं लगता। दाखला दिलवाना ही है तो मुझे फाइन आर्ट्स में दिलवा दें। कितना शौक है मुझे रंगों से खेलने का, उनके बीच वक्त गुजारने का। कलम से तो कभी मिट्टी से अपनी पसंद की शक्लें और सूरतें डालने का। बेजारी से उसने कहा तो अम्मा जहां के मुंह से फौरन अस्तगफार निकला। तुम्हारे मुंह से और कोई अच्छी बात निकले ना जाने हमारी ये हसरत कब पूरी होगी, वो नहायत संजीदगी से बोली। और बच्चियां कहाँ हैं? उन्होंने इधर उधर देखकर मोमना से पूछा। वो अब्दुल हनान भाई आए हुए हैं ना, तो ताई के साथ किचन में खाना पका रही हैं। आज शाम तैयार रहना, सिद्रा के भाई की मेहंदी पर तुम लोगों को भेज रही हूँ। वो आई थी, बहुत इसरार करके गई है। और तुम्हारी छोटी दादी का भी फोन आया था कि बच्चियां जिद कर रही हैं कि तुम लोगों को भी साथ भेजा जाए। और तुम? वो हैरत से मुंह खोले बैठी मुंतहा की तरफ मुड़ी। ज्यादा खतरा तो मुझे तुमसे और तुम्हारी हरकतों से रहता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारी जुबान से। इसलिए तुम तमीज और अदब के दायरे में रहोगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। अभी आकर मेरे कमरे से कमीज का कपड़ा ले जाओ, बल्कि नहीं, मैं अनायत से कहती हूँ और मशीन वहीं रखवा देती हूँ। शाम होने में अभी बहुत टाइम है, मेरे सामने बैठकर मेरी कमीज ही सी कर दिखाओ, मैं भी तो देखूं 15 दिन में कितना कुछ सीख लिया तुमने, या अपना और इस गरीब का वक्त ही बर्बाद किया है सिर्फ। अपने मखसूस अंदाज में कहकर वो चल दी। मारे गए आज तो, शादी में जाने का सारा मजा किरकिरा कर दिया। अम्मा जहां ने, और खुदाया मुझे तो अभी मशीन चलाना मुश्किल से आई है,
कजा के पूरी की पूरी कटिंग और फिर सिलाई। मुझे तो लगता है ये मंसूबा अम्मा के जरखेज दिमाग ने ही बनाया है, इसलिए कि मैं इस फंक्शन में जा ही ना सकूं। जाहिर बात है जब मुझे कमीज सिलेगी नहीं तो सजा के तौर पर वो मेरा जाना कैंसिल कर देंगी। वो इधर उधर टहलती हाथ पे हाथ मारकर परेशानी से कह रही थी, तुम भी तो ढीठ हो मुंतहा, हर काम में उनका उलट करती हो। हमें देखो, अम्मा को सिलाई करते देख देख कर ही सब सीख लिया, और तुम्हारे साथ वो कितनी नरमी से पेश आती हैं। बकायदा सिलाई सीखने भेजा, मगर तुम न जाने घास खोदने जाती थी सिलाई सीखने की बजाय। मोमना ने उसे आड़े हाथों लिया। तुम हो इस सारे फसाद की जड़। मनहूस कटिंग और सिलाई का काम लेकर बैठती, ना इनको याद आता। वो उस पर चढ़ दौड़ी। अभी तो शुक्र करो उनकी नजरों से तुम्हारा वो रिसाला छुपा रह गया, वरना रिसाला तो आग की नजर होना था, सो होना था। तुम्हारे लिए नई सजा भी मुकर्रर हो जाती। हो सकता है इस बार वो तुम्हें कुकिंग की क्लास में एडमिशन दिलाती। मोमना मुतबस्सम होती हुई बोली और दोबारा से अपने काम में मगन हो गई। तुमसे तो बाद में आकर पूछती हूँ, जरा अपने बचने का कोई बंदोबस्त करके आऊं। अनायत बीबी से कोई उम्मीद तो नहीं है, मगर कोशिश कर लेनी चाहिए। उसे खा जाने वाले अंदाज में जवाब देकर वो खुद कलामी के से अंदाज में कहती कमरे से बाहर निकल गई। ये नहीं सुधर सकती, मोमना ने जेरे लब कहा और सर झटक कर अपने साबका काम में मसरूफ हो गई। उफ मेरे अल्लाह, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं आज कितनी खुश हूँ। मुझे तो इस बात पे हैरानी हो रही है कि अम्मा जहां ने तुम लोगों को आने की इजाजत कैसे दे दी। चलो जैसे भी दी हो, शुक्र है तुम लोग आ गई। देखना कितना मजा आएगा। 3 गाड़ियों में वो काफिला मेहंदी की तकरीब के लिए रवां दवां था। फजर को उनके आने की अजहद खुशी हुई थी, जिसका इजहार वो बार बार कर रही थी। इस गाड़ी को अयान चला रहा था। उसने खुद ही जानबूझ के सबके गाड़ी में बैठ जाने के बाद बाहर आने में ताखीर की थी, ताकि जिस गाड़ी में वो हो वो उसकी सीट संभाल सके। अम्मा जी, सिदरा चच्ची, ताई सफिया जिस गाड़ी में थी उसको ताया जी चला रहे थे। शजर, शफी, आयत मोमना वाली गाड़ी को मोहत और फजर, आसफा, वरिशा और मुंतहा अयान वाली गाड़ी में थी। ताया जी की गाड़ी उनसे पहले जा चुकी थी। मोहत अभी घर पहुंचने ही वाला था, इसलिए आयान ने गोहरे मकसूद देखकर उसी गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। उस पल मोहत भी अपनी वाली गाड़ी में बैठ गया तो ये दोनों गाड़ियां साथ ही निकली थी। वरिशा अब सबको मुंतहा की अम्मा जान के हाथों होने वाली दुर्गत की दास्तान सुना रही थी। ओ गॉड, फिर मुंतहा कैसे जान छुड़ाई तुमने अम्मा जहां की कमीज से? बस भाई मत पूछो। अनायत बीबी के हाथ पैर पड़े, बकायदा आंसू निकाल कर वादा किया कि इस हफ्ते कमीज तो क्या फराक भी सीना सीख लूंगी। भला हो उसका, उसने ना जाने क्या जाके अम्मा जहां को कहा कि फिर पैगाम ही नहीं आया उनका। दूसरा, जब अम्मा जहां का लाडला इधर आया हो तो काम टाल देना जरा आसान हो जाता है। सारा ध्यान शहजादे की तरफ होता है उनका, उसने डटाई से कहा। उनकी नोक झोंक से कतई नजर अयान ने शीशा आमना के घबराए हुए चेहरे की तरफ फिट कर दिया, जो उसकी शरारती नजरों से घबरा कर मुंतहा के अंदर घुसने लगी थी। कुछ ऐसा ही हाल दूसरी गाड़ी में था, जहां आयत ने जैसे ही मोहत का बनी संवरी शजर को टिकटकी बांध कर देखना और देखते ही रहना महसूस किया था, उसके अंदर तक आग सुलगने लगी थी। आयत ने वहां पहुंचकर पहला काम फैसल को ढूंढने का किया, जो उसे अपने दोस्तों के झुरमुट में नजर आ गया था। सफिया और सिदरा चची खाला जात बहनें थी, इसलिए दोनों का खानदान एक ही था। आयत के माँ बाप के हादसे में गुजर जाने के बाद उसे सफिया अपने घर ही ले आई थी, लेकिन वो नन्याल अपने मामू के घर भी आती जाती रहती थी। बानिस्बत युशरा और मोहत के, युशरा ज्यादातर अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती थी। आयत ने एफए के बाद तालीम को खैर बात कह दिया था। मामू के बच्चों से उसकी बनती भी बहुत थी। ऐसे ही एक बार बातों ही बातों में फैसल ने उसे बताया था कि उसे उसकी कजन शजर बहुत पसंद है। आयत ने ही फैसल को कहा था कि उसने शजर से उसके बारे में राय मालूम की है, जो कि मुस्बत ही है, और चूंकि अभी उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने में और कैरियर बनाने में वक्त लगेगा, तो उसे शजर को अपने दिल का हाल अभी से बता देना चाहिए। वो भी उससे दोस्ती की ख्वाहिश रखती है। फैसल ने उसके जरिए शजर को 1-2 बार गिफ्ट्स भिजवाए थे। जवाब में वो भी शजर की तरफ से उसके लिए गिफ्ट ले आई थी। अब फैसल शजर से रूबरू मुलाकात का ख्वाह था।
ऐसा ही कुछ आयत ने शजर को बातों ही बातों में बता दिया था। उसका कजन फैसल बहुत फ्लर्टी नेचर का है। हर खूबसूरत लड़की को देखकर फिसल जाना उसकी आदत है। मजीद ये भी कि अब की बार वो शजर को पिटाने का इरादा रखता है, बल्कि उसने तो अपने कजन्स के साथ शर्त भी लगा रखी है कि वो उसके मगरूर लड़की को अपने जाल में फंसा कर रहेगा। उसका पाला शायद और किस्म की लड़कियों से पड़ता रहा है, और जो खुद मर्दों की झोली में गिरने को तैयार रहती हैं। मैं सीधी सादी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सर फाड़ दिया करती हूँ। ऐसे 2 नंबर लोगों के यकीन न आए तो मेहरी यूनी जाकर मेरा नाम लेकर देखना, कैसे कैसे शेर भीगी बिल्ली बल्कि बिल्ले बन गए हैं। इसलिए अगर तुम्हारे कजन का ऐसा कोई इरादा है भी तो उसे वहीं रोक दो आयत, वरना मेरा तो शायद कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर तुम लोगों की रिश्तेदारी खराब हो सकती है। और वैसे भी तुम्हारे कजन की नजर करम बकौल तुम्हारे मुझ पर ही क्यों पड़ी? तुम्हारा और फजर का इससे ज्यादा करीबी रिश्ता है। मैं तो एक आध दफा सरसरी इससे मिली हूँ। बे साथ वाई से कहते वो कुछ तशवीश से बोली थी। भाई अब ये तो वही बता सकता है, मैं तो तुम्हारी खैर ख्वाह हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि होशियार रहना। तुम उससे और उसने मुझे तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी देने की कोशिश की थी, पर मैंने मना कर दिया कि ना भाई, अगर तुम संजीदा होते शजर के साथ तो मैं कुछ कर भी सकती थी। तुम तो हर लड़की को देखकर यही खेल दोहराते हो, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती और गिफ्ट्स वापस कर दिए। अब ये तो वही बता सकता है कि उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया, मेरा और फजर का क्यों नहीं? शायद इसलिए कि मैं और फजर उसको थोड़ा बहुत जानती हैं। तुम नहीं जानती, और तुम हमसे ज्यादा खूबसूरत भी हो। आयत ने कंधे उचकाए थे। शजर ने पुरसोच अंदाज में कहा और आयत के कंधे पर हाथ रखे। शुक्र है तुमने उसके गिफ्ट्स मुझे नहीं लाकर दिए। उसकी तबीयत तो मैंने साफ करनी है। तुम भी ख्वामखा मुझसे अपना सर तुड़वा लेती, लेकिन मुझे उसकी नेचर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और हाँ, अगर तुम मुझे ना भी बताती तो भी ऐसे लोगों के दिमाग ठिकाने लगाना शजर को अच्छी तरह आता है। वो मुस्कुरा कर कहते आगे बढ़ गई थी। आयत के अंदर उसकी बातें सुनकर आग ही भड़क उठी थी, मगर वो ये सोचकर मुस्कुरा दी कि फैसल के दिए गिफ्ट्स वो खुद रख चुकी है और शजर की तरफ से भी एक परफ्यूम उसे दे चुकी है। मजीद उसने फैसल को बताया था कि शजर उससे ज्यादा उससे मिलने की चाह रखती है और जल्द ही यह मौका उनको शादी में मिलने वाला है। अब भी फैसल को अकेले में बुलाकर उसे ये कहना था कि जैसे ही शजर मिले वो उससे इजहार मोहब्बत कर ही दे, क्योंकि वो उसकी तरफ से पहले चाहती है। शजर को मोह से दूर रखने के लिए उसने एक घड़ा तैयार किया था, जिसकी जिल्लत भरे कीचड़ में शजर को गिराकर वो मोहत को अपनाना चाहती थी, ये जाने बगैर कि हासिद का हसद सबसे पहले हसद करने वाले को ही अपने पंजे में जकड़ कर बेबस करता है और इसी घड़े में गिरा भी देता है जिसको उसने किसी दूसरे के लिए खोदा होता है।